प्रोग्राम न्यूज़ एट 11 के साथ मैं हूं सईद अलवी। आज हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और हम आज गुफ्तगू करेंगे अरकान असम्बली से। हमारा मौजू होगा ये जो ज़री आमदनी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो कहते हैं IMF के कहने पे लगाया जा रहा है, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, अरकान असम्बली के साथ बातचीत करेंगे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर की जो कॉल दी गई है, वो कहते हैं कि एक फ़ाइनल कॉल है और हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहीं रहेंगे। तो आइए आप सुनते हैं अरकान असम्बली इस हवाले से क्या कहते हैं। नईम शफीक साहब, ये जो IMF के कहने के ऊपर ज़री टैक्स लगाया जा रहा है, सुपर टैक्स लगाया जा रहा है, इससे लाइव स्टॉक पे भी टैक्स लगाया जा रहा है, और अगर किसानों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई आमदन के ज़राए नहीं, हम पहले खसारे में। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम समझते हैं कि जी जो किसान है ना जी, बेसिकली ये हमारा एग्रीकल्चर बेस मुल्क है, इससे हमारी सारी इकानमी चलती है पूरे पाकिस्तान की। अगर हम इस किसान तबका जो है, मोस्टली 70% लोग हैं 8 एकड़ से लेके 20-25 एकड़ के दरमियान। आज ये जो ज़ालमाना टैक्स हमारी असम्बली लगाने जा रही है, ये बेसिकली अभी तक इन्हें ख़ुद भी नहीं पता। इन्हें एक कागज़ का टुकड़ा IMF का वफद आया हुआ है, उन्होंने इनको भेजा है। इनका सिंपल सा इशू ये है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, जो हम समझते हैं। ये मुख्तलिफ आए दिन IMF की डिक्टेट के ऊपर जो वो इनको बना के प्लान दे रहे हैं, ये उनके टैक्स लगा के आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, जो बेसिकली हम समझते हैं ये किसान के साथ दुश्मनी है। हम समझते हैं अगर ये टैक्स लग गया, इसका नाजायज़ ये पैसा इकट्ठा करेंगे, सिर्फ इनका टारगेट है कि हमने पैसा कैसे खून निचोड़ के इकट्ठा करना रेवेन्यू, ये उस वजह से लगा रहे हैं किसानों के ऊपर। एक ये तबका बचा था, अब रही सही कसर, पहले इंडस्ट्री तबाह हुई है हमारे मुल्क की, अब ये किसान हैं, ये पहले पिस चुके हैं। जो गंदम के साथ हुआ है आप सोच नहीं सकते, जो चावल के साथ हुआ है, जो मकई के साथ हुआ है, अब गन्ने की बारी आने वाली है। ये इसी महीने अब शुगर मिलें चलनी है, तो वो भी अपना एक अलहदा सोच के बैठे हुए हैं कि हमने कैसे इनका खून छोड़ना है। और रही कई कसर आज असम्बली में, ये जाली हम समझते हैं डिक्टेटर का, जो ये IMF डिक्टेट कर रहा है इनको, हमारी असम्बली को, ये उसका गैर कानूनी हम समझते हैं टैक्स लगा के किसानों का खून छोड़ने की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये किसानों के अलावा जैसे लाइव स्टॉक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, और आपको पता है कि ये एक बहुत ज़ालमाना है, छोटे छोटे फार्म होते हैं, उसके ऊपर ज़मींदार अपना गुजारा करता है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? आप देखें कि अभी तक कल कमेटी में हमारी मीटिंग हो रही थी, तो वो हमारे बता रहे थे, जो मेंबर हैं वो कह रहे थे इनको खुद नहीं पता, इनकी गवर्नमेंट के मेंबरों को, कि हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि जो लाइव स्टॉक पर टैक्स लगाना है वो किस किस कैटेगरी पे लगेगा, किस तरह लगेगा। हमने उन्हें बताया कि ये बहुत ख़तरनाक है जो लाइव स्टॉक वाला है। एक ज़िम्मेदार है, उसने जानवर रखे हैं, 10 रखे हैं, 20 रखे हैं, 25 रखे हैं, आपके जाएंगे डिपार्टमेंट के लोग, उन्हें हरासा करेंगे, उनसे नाजायज़ पैसे लेंगे। वो तो अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं लोग, छोटे जानवर रख के अपना रोज़गार अपनी ज़िम्मेदारा करते हैं। अगर उनके ऊपर ये ज़ालमाना टैक्स लगेगा तो इसके असरात हमें नहीं, इनके ऊपर भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक असरात आएंगे गवर्नमेंट के ऊपर भी। और ये नहीं मैं समझता कि ये टैक्स लगा कर रिकवर कर सकेंगे लोगों से। जी अमजद अली जावेद साहब, ये जो सुपर टैक्स लगाने की हुकूमत बात कर रही है, ये ज़राअत के ऊपर भी है, लाइव स्टॉक के ऊपर है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऑलरेडी किसान पिसा पड़ा हुआ है। बात आपकी दुरुस्त है, इसमें बड़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, लेकिन बदकिस्मती है जब आपका हाथ नीचे हो तो फिर देने वाले की शराइत मानना पड़ती हैं। तो अब ये IMF की एक शराइत में से एक शर्त है कि आप ज़रूरी टैक्स लगाएं। हम ना चाहने के बावजूद हमारी हुकूमत, हमारे मेंबरान बिल्कुल उस बात पे कायल नहीं हैं। तो अब अगर ये नहीं करते तो बाकी सारा निज़ाम बैठ जाएगा। तो उस वजह से इस बात पे अभी भी सोच विचार हो रही है कि किस तरीके से इसको सॉफ्ट किया जा सके, इन चीज़ों को बचाया जा सके। उस पर बार बार उस पर डेलिब्रेशन हो रही है। तो लेकिन एक ये मजबूरी, ऐसी मजबूरी है कि जो ना चाहते हुए भी करना पड़ रही है। अच्छा, ये देखिए कि जो पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो ज़मींदार है वो छोटा है, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, 12 एकड़ वाला, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर तो सकत ही नहीं है, फिर उसको समझ भी नहीं है कि मैं टैक्स नेट में कैसे आऊँगा। तो ये ना हो कि ये लोग भी बागी हो जाएँ तो फिर ये फूड सिक्योरिटी का कोई इशू बन जाए। देखें, इसमें जो ये टैक्स लगेगा ना, ये चूँकि इनकम पे टैक्स है, अगर 6 लाख से आपकी इनकम ज़ायद होगी तो फिर ये टैक्स लगेगा।
लगेगा नहीं। ये बाज़ार जितना बड़ा नज़र आता है उतना नज़र आएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी सैलरीज भी आएंगी। ठीक है। तो किसी की इनकम तो लाख रुपए से नहीं बढ़नी, तो 6 लाख पे कोई जाएगा तो टैक्स देगा ना। तो ये जो 97% लोग हैं ना, जो 12 एकड़ से कम है, वो तकरीबन इस नेट से निकल जाएंगे, वो कोई नहीं आएगा। ऊपर वाले आएंगे तो जाहिर है वो उन्हें देना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो शरह है वो ज़्यादा है। अब उस पर सोच विचार हो रही है कि उसको किस तरीके से। ये अभी तो ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा ना, इसके ऊपर बहस चलेगी। स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया है, अब ये हाउस में है, आ गया, ले हो गया। हाँ, लेकिन अगर छोटा जो आप जैसे ज़मींदार है, अनपढ़ होता है, वो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हिसाब रखेगा, एक मुंशी भी अपने साथ रखेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जी नहीं, मुंशी तो वो नहीं रखेगा। जैसे आप छोटे दुकानदार हैं, वो भी, उनके भी जो लायर्स हैं वही उनकी स्टेटमेंट जो है टैक्स की वो तैयार करते हैं। तो यहाँ भी ये होगा, वो एक एक्स्ट्रा लोड तो होगा कि वो वकील अपने पैसे 5,000 10,000 रुपया वो अपना मांगेगा। ये लोड तो है हमारे यहाँ, जो एजुकेशन की कमी है उसकी वजह से। होना तो ये चाहिए कि ये हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट है, बल्कि सारे डिपार्टमेंट, मैं तो हाउस में भी इस पर बात करता रहता हूँ कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये उर्दू में करें ताकि लोगों को सहूलत आए। वो सारे इंग्लिश में पेपर होते हैं, अच्छे भले जो बंदा डिग्री होल्डर है उसे भी पढ़ना नहीं आता, तो इस वजह से मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना कि ज़मींदार, छोटा ज़मींदार ऑलरेडी परेशान है, आप उसको एक मज़ीद परेशानी में डाल रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये इसमें शक तो कोई नहीं है, परेशानी में तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई लैश बैक भी आएगा। लेकिन अब मैंने जो पहले कहा ना कि अब चारा कोई नहीं है इसके अलावा, अगर नहीं करते तो पूरे मुल्क का निज़ाम बैठ जाएगा। तो इस तरह फिर IMF कल कुछ और कह देगा, फिर और कह देगा, तो ये जो हुकूमतें आती हैं तो कोई मजबूत ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं इख्तियार करते कि इस चक्कर से निकल जाएँ? आप उसकी तरफ ही गामजन है ना कि ये आखिरी मर्तबा हो। जैसे पिछली हमारी गवर्नमेंट में हमने IM से आखिरी मुआदा किया था, लेकिन उसके बाद फिर ये फरिश्तों की हुकूमत आ गई, उन्होंने फिर वो सारे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। वो अब जो डलवान का सफ़र था उसको अब रोका है। अब चढ़ाई का सफ़र शुरू होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, पहली मर्तबा 24 साल में आपका जो खसारा है वो आपका प्लस में गया है। तो ये वो काम हैं जो किए जा रहे हैं, इनके असरात वक्त लगता है आने में। तो फिल वक्त जो है एक मुश्किल फ़ैसला है और लोग इसके खिलाफ प्रोपोगेशन भी होगी, तो लोगों के अंदर रेस्टलेस क्रिएट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी सरदार मोहम्मद अली साहब, ये जैसे आप देख रहे हैं कल भी असम्बली के इजलास में आपने देखा कि IMF के कहने के ऊपर सुपर ज़री टैक्स लगाया जा रहा है, लाइव स्टॉक पे टैक्स लगाया जा रहा है। पहले आप समझते हैं कि हालात हमारे अच्छे नहीं है, किसान बेचारे परेशान है, डीज़ल महंगा है, खाद महंगी है, चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो वो कहते हैं हमारी तो आमदनी है तो हम कहाँ से टैक्स देंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले तो जब से ये PDM की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने हर तबके का इस्तेसाल शुरू किया हुआ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, और ज़िम्मेदार को तो वैसे ही इन्होंने पिछले 1 साल से वेंटिलेटर पे डाल दिया है। मैं खुद एक छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ और मुझे इन चीज़ों का बखूबी एहसास है कि आज हम जो पूरा साल ज़िम्मेदार इंतज़ार करता है, गंदम की बिजाई करता है और पूरा साल वो इंतज़ार करता है कि गंदम मेरी आएगी, फसल का अच्छा रेट लगेगा, मेरे बच्चों की शादियाँ होंगी, बच्चों की शादियाँ होंगी, उनकी तालीम के पैसे, वो सारे साल का बजट। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा क्रॉप है वो छोटे ज़मींदार की तरफ से आती है, और छोटे ज़मींदार की तरफ से अगर आती है तो फिर वो कैसे टैक्स दे पाएंगे? नहीं, ज़्यादा क्रॉप छोटे ज़मींदार की तरफ से कैसे आ सकती है जब ज़मीन उसके पास ही महदूद में ज़्यादा है। परसेंटेज। एक सर्वे में पढ़ रहा था कि 65% जो ज़मीन है वो छोटे ज़मींदारों की होल्डिंग है, तो इस हवाले से कहा जाता है। वो तो कल जब भी एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से कायमा कमेटी में हम इन्विटेशन पे गए, तो उसमें जो हमें आदाद शुमार दिए गए वो अराउंड कोई 90% से अबव थे जो 12.5 एकड़ के होल्डिंग रखते हैं। ठीक है जी, और उनकी ज़िंदगी वैसे ही इतनी तंग है। डीज़ल जिस तरह आपने जिक्र किया, खाद भी जो मिल रही है, आप अंदाज़ा लगाएं, कल असम्बली में ये भी जिक्र हुआ कि ये जो उन्होंने किसान कार्ड बनाया है उस पर भी गरीब ज़िम्मेदार से पर बैग 1000 1500 रुपया इजाफी लिया जा रहा है। ये माफिया हर तबके में, हर साइड पे मौजूद है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक हम सारे
कफन बांध के इन माफिया के ख़िलाफ़ खालिस्तान पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में, इस मुल्क की आवाम के लार्जर इंटरेस्ट में हम नई हम गंदम की पैदावार में खुद कफ़ील हैं, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है, छोटे किसान को तंग किया जाता है, तो ये ना हो कि कहीं वो रोक मोड़ लें, फिर हम गंदम को रोते फिरेंगे। पहले हम हमारी इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिल है पेट्रोलियम का, फिर ये ना हो कि हम गंदम मंगाने के लिए फिर परेशान हो, फिर हम कर्जे लेने पड़े। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इनको अंदाज़ा ही नहीं है। ये पिछले 5-7 साल से पूरी इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दो चीज़ों का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, एक पानी का और एक फूड डेफिसिट। ये जो बढ़ती हुई सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने आपके ज़रूरी रकबों को ख़त्म करके रख दिया, और जो थोड़ा बहुत किसान रह गया जिसने आपको आपकी गंदम के हवाले से खुद कफील किया हुआ है, उसको तो आपने रगड़ के रख दिया है। और मैं खुद क्यों ये ज़िम्मेदार हूँ, मैं खुद ऑल्टरनेट फसल की तरफ सोच रहा हूँ। हर किसान ने इस दफ़ा, आप अब देखेगा साल जब आएगा कटाई का, तो जो आपकी प्रोडक्शन है वो आधे से भी कम हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने लाइव स्टॉक के ऊपर भी लगा दी है। बस लाइफ स्टॉक पे तो हमने अपनी पूरी जंग लड़ी है जी। कल पूरी कमेटी में हमारे अपना अमर भट्टी भी था, हम 4-5 अपोजिशन से थे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन ये इन्होंने IMF को इस लेवल पे अपना माई बाप बना लिया है, क्योंकि इनका हदफ सिर्फ एक ही है कि ये अब इनको समझ आ गया कि हुकूमत सेटेंगे तो आवाम हमें मारेगी। ये हुकूमत में इसलिए चिपके हुए हैं, एक तो इनके इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, और सेकेंडली ये चाहते हैं कि इक़्तिदार में रह के जो सरकारी मशीनरी से हम अपना जितना देर तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये जो IMF के कहने पे कर रहे हैं, कल कुछ और कह देगा, परसों कुछ और कह देगा, तो ये क्या सूरत हाल है? अब इनके बारे में देखें ना, पाकिस्तान के तमाम लोग बशमूल एक हर तबके के लोग इन्होंने देख लिया है कि इस PDM इसमें सारी जमातें शामिल हैं। इनकी कोई किसी किस्म की इन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका इस कौम को नहीं दिया। अच्छा, ये जो PTI की तरफ से, अलीमा खान की तरफ से 24 नवंबर की एक कॉल आई है, इस हवाले से भी कुछ शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि कुछ हल्के ये कहते हैं कि खुद चूँकि बानी चेयरमैन से हमारी मुलाकात ही नहीं है, जब तक उनकी तरफ से खुद से कोई मैसेज नहीं आ जाता तो हम इसको सीरियस नहीं लेते। नहीं है, देखिए मैं तो ये बात का कतन नहीं करूँगा। वो इमरान खान की बहन है, हमारे चेयरमैन की से वो बहन है, और उनसे वो हालिया ताज़ा तरीन वो ही मिल के आई हैं, और उस लेवल पे इस चीज़ का ये बदगुमानी फैलाना ये पार्टी के इंटरेस्ट में भी नहीं है। अगर अलीमा बीबी ने ये कहा है तो हम इंशाल्लाह खान साहब के हवाले से जो उन्होंने कॉल दी है हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, पिछले जलसों में देखा गया है कि KP से बहुत लोग निकले, पंजाब से कम निकले। अब ये कहा जा रहा है कि अगर पंजाब से निकलेंगे तो फिर ज़्यादा कामयाबी होगी। हमने तो जी इंशाल्लाह हमेशा कोशिश की है। मैं इमरान खान साहब के साथ 2010 से, और हर उतार चढ़ाव में, हर अप्स एंड डाउन्स में मैं खान साहब के साथ खड़ा रहा हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ी मारें खाई हैं, और हम इंशाल्लाह हमेशा हमने सफ़े अव्वल का दस्ता साबित होने का सबूत दिया है, और इंशाल्लाह हमारी तवक्को भी है, कोशिश भी है कि जब तक लोग नहीं निकलेंगे, और हमारा एहतजाज है भी पुरअमन, हम आईन और कानून के दायरे में रह के हम अपने लीडर के लिए, क्योंकि तमाम पर्चे जो हैं वो आपने देखा है कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब इंशाल्लाह आज़ाद होंगे। जी, राना अरशद साहब, आपकी हुकूमत तो ज़रूरी आमदनी पे टैक्स लगाने जा रही है, और किसानों से बात करें तो वो तो कहते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, हमारा तो मुनाफा ही कोई नहीं है, हम ऑलरेडी पिसे हुए हैं, डीजल महंगा है, खाद महंगी, हर चीज़ महंगी है, हम तो ऑलरेडी परेशान हैं, हम तो इस काम को छोड़ने की तरफ जा रहे हैं, आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो ये क्या सूरत हाल है? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा वज़न है। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, और ज़िम्मेदार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से एजेंडा भी है, हमारा मंशूर भी है। यही वजह है कि जब IMF ने ज़री टैक्स की बात की है तो इस पर मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा और हमारी गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं। हमने बहुत सी अमेंडमेंट की हैं। पहले ये 4 लाख तक टैक्स था, अब उसकी जो अमाउंट है वो 6 लाख कर दी गई है। अब ये ज़मीन पे नहीं है कि 1 मुरब्बा ज़मीन है, 2 है या 3 है, ये इनकम पे होगा, और अगर हमें लॉस हुआ तो फिर हमने एक टैडी भी किसी को नहीं देना, ना को ले सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 2 एकड़ वाला है, 5 एकड़ वाला है, आधे मुरब्बे वाला है, उस पर ये टैक्स नहीं है, ना उसको ज़रूरत होगी। और फिर हमने मज़ीद अमेंडमेंट की हैं कि जो घर का सरबराह है, उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो काम करेंगे तो उनको भी सैलरी पैकेज मिलेगा,
और जब 3 अफराद काम करते हैं तो फिर 6 लाख से उनकी इनकम कम है तो किसी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ये तो हिसाब किताब पूरा रखना पड़ेगा इनको। मैं समझता हूँ हिसाब किताब पहले भी रखना पड़ता है और इनकम टैक्स में जो FBR के रूल्स हैं, नेटवर्क में, टैक्स नेटवर्क में मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोग आ रहे हैं। और ये आप देखें कि किसान तो वाकई पिसा पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक तो नहीं है, छोटा जो किसान है तो इस तरह का ये मुतामल तो नहीं हो सकेंगे कि मजीद आप उसके ऊपर टैक्स लगा दें। मैं समझता हूँ कि जो आपकी बात है हमने किसान को तो फैसिलिटेट करना है। ये 77 साल में कभी हुआ है कि ग्रीन ट्रैक्टर पर 10 लाख किसी को सब्सिडी दे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट दे रही है। ये मियाँ नवाज शरीफ का विजन था, ये शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना है तो 177 लोगों के ये ट्रैक्टर निकले हैं और क्रॉस दी बोर्ड उनका तल्लक किसी भी पार्टी से है, वो जिम्मेदार है तो हमने उसको फैसिलिटेट किया है। उसके बाद आप देखें ये सुपर सीडर जो हैं जो 13 लाख कीमत है, अब तो हम 8 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और फिर हिस्ट्री में पहली दफ़ा फॉर 6 मंथ हमने 1 एकड़ पर 30,000 रुपये दिए हैं ज़िमींदार को बीज के लिए, खाद के लिए और मेडिसिन के लिए। अच्छा, वो किसान तो कहता है कि किसान कार्ड के ऊपर भी हमें जो मिल रही है खाद वो महंगी मिल रही है। मैं समझता हूँ कि किसान कार्ड के पैसे मिल रहे हैं, उन पैसों से आपने खाद खरीदनी है, आपने मेडिसिन खरीदनी है, वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने पल्ले से, अपनी जेब से वो इंटरेस्ट देगी तो इससे बड़ा ज़िम्मेदार के साथ और मोहब्बत प्यार का रिश्ता कौन कर सकते हैं? ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते। ये अगर पंजाब में किसान कार्ड है, पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर है, पंजाब में मेडिसिन मिल रही है तो ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा भी है, वो आया पाकिस्तान में नहीं है और वो इंडिया में है, वो भी पाकिस्तान में है। वहाँ कुछ नहीं होता, हम काम करते हैं। 85 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ साहबा ने हमने मंसूबों की इनॉग्रेशन की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे ज़री ग्रेजुएट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको पर मंथ जो 60,000 रुपये दे रहे हैं, ये भी उन पढ़े लिखे नौजवान तबके की अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई है। उसके बाद अब हम लाइफ स्टॉक पे चले गए हैं और जो लाइफ स्टॉक का कार्ड इशू कर रहे हैं उसमें भी हम जिम्मेदार। लाइफ स्टॉक पे भी तो टैक्स इम्पोज कर दिया गया है तो वो छोटे छोटे जो कि फार्मर होते हैं तो वही परेशान है इस हवाले से। नहीं, कोई फार्मर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो भी 6 लाख इनकम है और जिसके पास 2 भैंसें हैं, 5 या 10 हैं तो उनका तो 6 लाख पर मंथ जब है ही नहीं तो किसी को क्या देना है। मैं समझता हूँ कि एक जो 1979 का ज़री टैक्स का रूल बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं, नया कानून नहीं बना रहे। और वो अकल के आंधे जो शर अंगेज़ी करते हैं कि नया कानून बन रहा है, नए टैक्स लग रहे हैं, नॉट एट ऑल, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑलरेडी कानून मौजूद है, उसमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारा ये PTI की तरफ से 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल है, ये वो कहते हैं ये फाइनल कॉल है और हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे और वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल इनकी फाइनल कॉल है। वो शायद वाला चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं नहीं मानता नियाजी की बहनों को, मैं नहीं मानता उनके फैमिली मेम्बर को। ये विद इन फैमिली रेस लगी हुई है। ये एक शरंगेज़, एक फितना बाजों का ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करके मोदी के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये कौन से पाकिस्तान की खिदमत करते हैं मुझे बताएं। 30वीं दफ़ा इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई मनसूबा जो इनॉग्रेट किया। हाँ, एक नियाजी ने कहा था कि बिलियन ट्रीज़ और फिर अरबों रुपए दरख्तों के नाम के खा गए। फिर वहाँ उन्होंने एहतसाब कमीशन बनाया था, उसको भी बंद कर दिया। फिर उन्होंने और क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने मेट्रो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में लाहौर मेट्रो बस, रावलपिंडी, मुल्तान, हमने तो अच्छा जगह अगर PTI की काफ़ी तादाद निकल आती है तो आप क्या सलूक करेंगे उनके साथ? नहीं, तादाद हाँ शर्ंगेज़ी की निकलेगी ना, 2 नंबरी की निकलेगी ना। वो बन्नू पर जब हमला होता है तो वो मुखालफों की हौसला अफजाई करेंगे ना। जब अफवाज पाकिस्तान के बेटे हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं तो उनका नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं जाते। और आप ये देखें कि जो वहाँ पर थानों में हमले होते हैं, जो वहाँ की पुलिस मगरिब के बाद छुप जाती है और
अमीन गंडापुरी हवास बाख्ता शख्स का नाम है, वो खुद मुझे बताया कि कोई हेल्थ नाम की चीज़ हो, कोई एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हो रही हैं, वहाँ पर जो NFC अवार्ड के मरकज़ से पैसे लेते हैं और वही उनको ऐशो इशरत पर अड़ाया जा रहा है। अच्छा, PTI की तरफ से तो कहा जाता है कि जब भी हमारा कोई जलसा होता है, कोई एहतजाज होता है, तो रोड्स पहले बंद कर दिए जाते हैं, कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, हमें तो जाने ही नहीं दिया जाता। मेरा ख्याल है कि अगर 2 नंबरी ना करें तो फिर उनका मंशूर पूरा नहीं होता। जब लाहौर में हमने उनको इजाज़त दी और मैं समझता हूँ कि उनको इजाज़त दी तो 2600 कुर्सियाँ लगी तो वो भी ना फिल कर सके, तो उसके बाद इस्लामाबाद इजाज़त मिली, हर जगह पे इजाज़त मिली। और ये जो उन्होंने अभी जलसा स्वाबी में किया है पिछले हफ्ते, तो वो भी नियाजी ने लेकिन जब आपने लाहौर में इजाज़त दी तो उस वक्त बाहर से तो कुछ चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, कोई बंदा आ नहीं पा रहा था। ये आपकी बात ठीक है कि चिड़िया तो पर नहीं मार रही थी, लेकिन रोड खुले हुए थे और मैं खुद वहाँ था, आपका कैमरा मैन भी वहाँ था, किसी को नहीं रोका गया। और इनकी ख्वाहिश यही थी कि हमें रोका जाए, क्योंकि ये खुद नहीं आना चाहते, सो जाते हैं और कहते हैं कि कारकुन जाएँ, वही कुर्बानियाँ दें, वही पकड़े जाएँ, हम सोए रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना का मुजाहरा है। और ये 24 नवंबर को अगर कानून को हाथ में लेंगे, अगर कलाशनकोफों के ज़रिए वो हमले आवर होने की कोशिश करेंगे तो फिर कानून से बलातर। अली अमीन गंडापुर तो कहता है कि हम तो वापस ही नहीं आएंगे, हम तो अपने मुतालबात पूरे करेंगे। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है, जब लस्सी और शायद वो दोपहर को पीना शुरू कर देते तो फिर उनको कोई नहीं पता था कि रात कहाँ गुजर जाती है, और ये उनका मिशन है और वो ऐसे करना चाहते हैं। और जब इस्लामाबाद में डी चौक में आना था तो फिर हवा में उड़ के और वो खैर पख्तूनख्वा हाउस और वहाँ से 12 ज़िला क्रॉस करता हुआ वापस पहुँचा। वो 12 ज़िला हवा में थे, ज़मीन पर तो थे नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये 2 नंबरी ग्रुप है, ये शर अंगेज़ी करने वाला ग्रुप है, ये शर फैलाने वाला ग्रुप है। ये पुरअमन एहतजाज करेंगे, मोस्ट वेलकम आएँ। और अगर ये कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा, फिर स्टेट हरकत में आएगी, कोई कानून से बालातर नहीं। और आवाम को उस शर अंगेज़ ग्रुप के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हम आवाम की हिफाजत करेंगे, हम अदारों की हिफाजत करेंगे, हमने पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करनी है।